हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम 12th का बिजनेस स्टडी का क्वेश्चन देखने वाला है, जो आपके एग्जाम के उद्देश्य से देखा जाए तो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, जो आपके हाल ही एग्जाम जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें आने की संभावना आपका 99% चांसेस है। तो जो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, जो आपका 5 नंबर 6 नंबर का जो प्रश्न है 4 नंबर का, वो प्रश्न हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, इस वीडियो में हम ये 8 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो आपके मोस्ट टाइम पे है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, समय अध्ययन और गति अध्ययन में अंतर बताइए। तो इस प्रश्न का सॉल्यूशन देखेंगे हम। सेकंड प्रश्न है हमारा, टेलर व फ्योल के प्रबंध संबंधी सिद्धांत में अंतर बताइए। तो टेलर एमडब्ल्यू टेलर था और ये हेनरी फ्योल, इसके प्रबंध संबंधी जो सिद्धांत उन दोनों में अंतर बताना है आपको। उसके बाद है थर्ड, भर्ती के आंतरिक स्रोत का वर्णन कीजिए। और चौथा है भर्ती के बाह्य स्रोत, मतलब आपका आंतरिक स्रोत कौन कौन सा होता है और बाह्य स्रोत कौन कौन सा होता है। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन में अंतर। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय अभिप्रेरणा और अवित्तीय अभिप्रेरणा में अंतर बताना है। फिर नेता और बॉस में क्या अंतर होता है। लास्ट प्रश्न है जो मोस्ट टाइम पे है, उपभोक्ता संरक्षण के संबंध में उपभोक्ता संगठन एवं एनजीओ की भूमिका को समझाइए। तो इन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के उद्देश्य से देखा जाए तो आपका मोस्ट टाइम पे है, आने की संभावना बहुत ज्यादा है। और आपका अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हो, अंत तक देखते हो, तो आप इन क्वेश्चन अगर आता है, इन सभी में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से उसको लिख पाओगे अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो बिना किसी स्किप किए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, समय अध्ययन और गति अध्ययन में अंतर बताइए। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। क्या इस प्रश्न को समझते हैं कि क्या लिखेंगे हम, समय अध्ययन और गति अध्ययन में अंतर। समय अध्ययन और गति अध्ययन में अंतर बताइए। तो समय अध्ययन, इसको अभी कॉलम खींच लेते हैं हम। अंतर में आप लोग आधार के साथ लिखना अनिवार्य रहता है इसका। ये क्या हो जाएगा हमारा, अंतर का आधार क्या लिखेंगे, आधार। और इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया हमारा समय अध्ययन, समय अध्ययन, और ये हो गया हमारा गति अध्ययन। ठीक, इसमें क्या लिखोगे। तो पहला अंतर के आधार में पहला है हमारा, अभी इसमें अंतर का आधार तो नहीं दिया था लेकिन आपको बनाना पड़ता है। तो पहला, समय अध्ययन जो है पहले किया जाता है। ठीक है, समय अध्ययन पहले किया जाता है। और गति अध्ययन कब किया जाता है। तो पहले समय अध्ययन किया जाएगा, फिर बाद में गति अध्ययन किया जाएगा। तो समय अध्ययन पहले किया जाता है और गति अध्ययन समय अध्ययन के बाद किया जाता है। तो ये लिखोगे आप, क्या लिखोगे, समय अध्ययन क्या किया जाता है, पहले किया जाता है। और गति अध्ययन समय अध्ययन के बाद किया जाता है। समय अध्ययन के बाद किया जाता है। ठीक, ये आप समझते रहना। अगर मैं लिखूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप क्वेश्चन को सॉल्यूशन समझते रहना। ठीक, पहला था समय अध्ययन जो है ये पहले किया जाता है, और ये जो गति अध्ययन जो है इसको करने के बाद, मतलब समय अध्ययन करने के बाद गति अध्ययन किया जाता है। इतना क्लियर हुआ है पहला अंतर। फिर दूसरा अंतर है, समय अध्ययन में मशीनों पर लगने वाला समय और श्रमिक द्वारा काम में किए गए समय का अध्ययन किया जाता है। श्रमिक द्वारा काम में लगाए गए समय का अध्ययन किया जाता है। तो ये समझते हैं समय अध्ययन में किसका अध्ययन किया जाता है। अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, अध्ययन। तो किसका अध्ययन किया जाता है समय अध्ययन में। तो श्रमिक के द्वारा किया गया समय, मतलब जैसे कोई काम करने के लिए जाता है श्रमिक, तो कितने घंटे काम किया, मतलब जैसे आप लोग के मम्मी पापा या कोई और भाई बहन जो काम करने के लिए जाते हैं, तो कोई किसी का टाइमिंग होता है 8 से 8 रहता है, किसी का टाइमिंग रहता है 8 से 6 रहता है। तो रहता है ना समय अध्ययन में किसका किया जाता है, समय का अध्ययन किया जाता है। क्लियर हुआ, मतलब श्रमिक के द्वारा किया गया समय, मतलब कितना घंटा श्रमिक काम किया। मतलब जैसे आपके भाई या बहन या आपके मम्मी पापा काम करने के लिए जा रहे हैं, तो 8 घंटा काम किया कि 12 घंटा काम किया कि 6 घंटा काम किया, वो हुआ। तो वही है, समय अध्ययन में किसका अध्ययन किया जाता है,
तो समय अध्ययन में मशीन पर लगने वाला समय और श्रमिक द्वारा काम में लगाए गए समय का अध्ययन किया जाता है। मशीन पर लगने वाला समय मतलब जैसे आपके भाई या बहन जो है 8 घंटा काम कर रहे हैं, तो 8 घंटा में जरूरी नहीं कि 8 घंटा काम में लगे ही रहते। 8 घंटा में ऐसा होता है कि वो 7 घंटा काम करता है और 1 घंटा लंच टाइम में जाता है। और जरूरी नहीं कि 7 घंटा काम किया तो 7 घंटा पूरा मशीन पर ही लगा। तो समय अध्ययन में मशीन पर कितना घंटा काम लगा, समय लगा, और श्रमिक कितना घंटा काम किया उसका अध्ययन किया जाता है, ये होगा। फिर दूसरा, गति अध्ययन में किसका अध्ययन किया जाएगा? तो गति अध्ययन में श्रमिकों के द्वारा किए जाने वाले कार्य का अध्ययन किया जाता है। इसमें श्रमिक के समय का अध्ययन किया जाता है, श्रमिक कितना घंटा काम किया उसका अध्ययन किया जाता है। और इसमें गति अध्ययन में श्रमिकों के द्वारा किए जाने वाले कार्य का अध्ययन, मतलब मैं बताया अभी आपके भाई जैसे मान के चलो काम करने के लिए जाते हैं, 8 घंटा काम करते तो 8 घंटा जो समय हुआ ये इसमें होगा। गति अध्ययन में 8 घंटा काम किए तो क्या काम किए, कितना इकाई बनाया, क्या वस्तु बनाया 8 घंटा में, उसका अध्ययन किया जाएगा। वो क्या कहलाएगा? गति अध्ययन। तो गति अध्ययन में श्रमिकों द्वारा किया गया कार्य का अध्ययन किया जाता है। 2 अंतर हो गया। तीसरा अंतर देखते हैं, समय अध्ययन को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? घड़ी का प्रयोग किया जाता है। घड़ी को क्या बोलते हैं? स्टॉपवॉच बोलते हैं। तो समय को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? घड़ी का प्रयोग किया जाता है। और घड़ी को क्या बोल सकते हैं? स्टॉपवॉच। तो समय अध्ययन में स्टॉपवॉच का प्रयोग किया जाता है। और गति अध्ययन में किसका प्रयोग किया जाएगा? अभी गति अध्ययन में क्या चीज अध्ययन किया जाता है ये बताया था ना, श्रमिक क्या काम किया, जैसे 8 घंटा काम किया तो 8 घंटा इसमें नापा जाएगा। देखिए 8 घंटा काम किया तो कितना इकाई बनाया, ये देखने के लिए किसका देखेंगे? कैमरे का प्रयोग करेंगे। कैमरा में देखेंगे तभी तो पता चलेगा नहीं कोई काम किया है कि नहीं किया है। इसलिए इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? कैमरे का प्रयोग किया जाता है। और इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? स्टॉपवॉच का प्रयोग किया जाता है। 3 अंतर बता दिया मैं। फिर चौथा अंतर देखते हैं हम, समय अध्ययन में श्रमिकों के कार्य के घंटों व दिनों को मापा जाता है। ठीक है, समय अध्ययन में किसको मापा जाएगा? श्रमिकों के कार्य के घंटे व दिनों को मापा जाता है। मतलब कितना दिन काम किया, जैसे आपके भाई या बहन जो भी काम करने के लिए जाते हैं ना, उसी के आधार पर, दिन के आधार पर ही उसको पेमेंट दिया जाता है। तो कितना दिन काम किया, ठीक है, तो कार्य के दिन और कितना दिन, जैसे जरूरी नहीं कि हर दिन 8 घंटा काम करे, कभी कभी ज्यादा काम रहता है तो 12 घंटा भी हो जाता है, या 10 घंटा ओवर टाइम भी बोलते हैं जिसको। तो वैसे तो श्रमिकों के द्वारा किए गए घंटा और दिनों को क्या किया जाता है? मापा जाता है। और इसमें किसको मापा जाता है? गति अध्ययन का उद्देश्य कार्य की आदर्श विधियों को प्रयोग में लाना होता है। मतलब गति अध्ययन में आदर्श विधियों का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा इकाई बना सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा वस्तु का उत्पादन हो सकता है। इसलिए गति अध्ययन का उद्देश्य होता है आदर्श विधियों को प्रयोग में लाना, मतलब जो जिस विधि से अच्छी तरीके से उत्पादन हो सकता है, वस्तु ज्यादा काम हो सकता है, उन्हीं विधियों को प्रयोग में लाना। ठीक, फिर है नेक्स्ट है 5वां, समय अध्ययन से श्रमिकों के कार्य के घंटे कम कर उनकी कार्य क्षमता बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। तो समय अध्ययन में श्रमिकों के कार्य के घंटे को क्या किया जाता है? कम किया जाता है। मतलब 8 घंटा काम कर रहे हैं तो उसको 8 घंटा को और कम कर दिया जाता है, मतलब घंटे को कम कर दिया जाता है और उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाया जाता है। मतलब 8 घंटे में उतना काम करता था तो अब वो 6 घंटा में उतना काम करे, ऐसे इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, मतलब श्रमिकों के घंटे को कम करके उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। मतलब वो कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा इकाई का उत्पादन कर सके। ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा काम कर सके, उसका प्रयास रहता है। किसका प्रयास रहता है? समय अध्ययन का, मतलब कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम कर सके। लेकिन गति अध्ययन का में कार्य के दौरान अनावश्यक क्रियाएं को कम कर कार्य क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, इसमें भी कार्य क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, इसमें भी कार्य क्षमता को प्रयास बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन इसमें कैसे प्रयास किया जाता है? घंटा को कम करके कर्मचारी की क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करता है। इसमें घंटा को कम नहीं किया जाता, इसमें क्या किया जाता है? जो अनावश्यक कार्य, जिसको कार्य करने की जरूरत ही नहीं है, वो कार्य में अगर समय बीतता है आपका, तो अनावश्यक क्रियाकलापों को कम करके कार्य क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है गति अध्ययन। फिर है आपका 6 नंबर, समय अध्ययन का संबंध श्रमिक की क्षमता बढ़ाना। समय अध्ययन का संबंध किससे संबंध है? श्रमिकों की क्षमता को बढ़ाना है। मतलब जो श्रमिक है
वो पहले 8 घंटे में इतना काम करता था, तो अब वो 8 घंटे में ही ज्यादा वस्तु बना, जैसे 8 घंटे में 50 वस्तु बनाता था, अब 8 घंटे में वो 55 या 60 वस्तु बनाए, तो उसकी कार्य क्षमता में क्या हो रहा है, वृद्धि करना हो रहा है। किसका, ये समय अध्ययन के अंतर्गत। और गति अध्ययन का संबंध श्रमिकों की हरकतों को कम करना है, मतलब गति अध्ययन में क्या किया जाता है, और जो हरकतों का मतलब ये बोला गया है, जो श्रमिक होता है वो काम करने की जगह में अपना कुछ कुछ वेस्ट काम करते रहता है या आलसीगिरी करते रहता है, तो उसकी हरकतें को कम करना होता है गति अध्ययन का संबंध। ठीक है, तो ये था समय अध्ययन और गति अध्ययन में अंतर। मोस्ट एमपी क्वेश्चन था। आप लोग को आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छा समझ में आया होगा। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बिना वीडियो को स्किप किए। अगर आप पूरे अगर वीडियो को अंत तक देखते हो, अगर आपको प्रश्न याद भी होगा पहले से, तो आपका रिवीजन और अच्छे से हो पाएगा, आपको और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर ये वीडियो अगर अंत तक देखते हो तो हर एक क्वेश्चन को आपका जो याद किए होंगे या आप लोग पहले से जानते होंगे, तो और अच्छा से स्ट्रांग होने वाला है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड प्रश्न देखने वाले हैं हम। सेकंड प्रश्न है हमारा, टेलर एवं फेयोल के प्रबंध संबंधी सिद्धांत में 6 अंतर बताइए। ये सेकंड प्रश्न था हमारा, ये भी मोस्ट टाइम पे है आपका 6 नंबर में, 6 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है ये। ठीक, तो मैं इसमें अंतर का आधार लिख दिया हूं, अंतर के आधार पर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा टेलर और फेयोल का। लिखूंगा नहीं, क्योंकि लिखने से क्या है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको समझ में आता है तो आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। पहला था हमारा, क्या था हमारा, सिद्धांत नहीं, सिद्धांत नहीं था, संदर्भ था। संदर्भ लिख सकते हो इसको, संदर्भ। तो संदर्भ में क्या लिखोगे ये समझते हैं। पहले हम टेलर के समझते हैं, फेयोल का समझते हैं। तो टेलर और फेयोल ये है क्या चीज, ये पहले समझते हैं। तो दोनों वैज्ञानिक है, ठीक है, और अपना अपना मत प्रस्तुत किया, अपना अपना एक सिद्धांत दिया है। उन दोनों के सिद्धांत में क्या अंतर है, टेलर ने भी अपना सिद्धांत दिया है और फेयोल ने भी अपना सिद्धांत दिया है, और दोनों वैज्ञानिक। तो टेलर किसके बारे में बताया गया है और फेयोल किसके बारे में बताया गया है, ये चीज हम समझेंगे, और इन दोनों में क्या अंतर थे समझेंगे। तो पहला संदर्भ, टेलर ने अपने सिद्धांत में, जो एफडब्ल्यू टेलर है ये, इसने अपने सिद्धांत में क्या बताया है, तो तकनीक के निम्न स्तर उत्पादन क्रियाओं को कारखाने क्षेत्र को ध्यान में रखकर दिया है। जो टेलर है, ठीक है, अपना जो सिद्धांत है किसको ध्यान में रखते हुए दिया है, तो निम्न स्तर के कारखाना को, निम्न स्तर की जो कारखाना है उसको ध्यान में रखते हुए अपना सिद्धांत दिया है। और जो फेयोल है वो किसको ध्यान में रखते हुए अपना सिद्धांत दिया है, उच्च स्तर के कारखानों को। ठीक है, उच्च स्तर को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। तो इतना पहला अंतर संदर्भ समझ में आ गया होगा। टेलर का जो सिद्धांत था निम्न स्तर के कारखानों को देखकर क्रियाओं को कारखाना क्षेत्रों को ध्यान में रखकर दिए हैं, और फेयोल जो है उच्च स्तर के लिए ध्यान में रखकर दिए है अपना सिद्धांत। फिर केंद्र देखते हैं हमारा, सेकंड क्या था हमारा, केंद्र। टेलर ने श्रमिकों की उत्पादकता एवं कार्यकुशलता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है। जो टेलर था एफडब्ल्यू टेलर, तो श्रमिक की उत्पादकता एवं कार्यकुशलता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है। मतलब जो काम करने वाला व्यक्ति है, श्रमिक है, मजदूर है, ठीक है, उसकी कार्यकुशलता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। मतलब वो जो काम करने वाला व्यक्ति है उसकी कार्यकुशलता बढ़ना चाहिए, उस पर ध्यान केंद्रित किया। कौन, एफडब्ल्यू टेलर ने। लेकिन फेयोल ने जो है श्रमिक को ध्यान नहीं दिया है। किसको ध्यान दिया है, संगठन को ध्यान दिया है। जैसे कोई एक संस्था होता है, कर्मचारी, एक कंपनी होता है, उसमें कंपनी में पूरा कंपनी क्या कहलाएगा, हमारा संगठन कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें HR होता है, सचिव होता है, अलग अलग व्यक्ति होता है, ठीक, मैनेजर होता है। तो इन सब मिलके जो होता है वो क्या कहलाता है, संगठन। ठीक है, तो संगठन में बहुत सारे व्यक्ति होता है, व्यक्तियों का समूह ही संगठन कहलाता है। तो ये जो एफडब्ल्यू टेलर है वो किस पर ध्यान केंद्रित किया है, श्रमिकों पर ध्यान केंद्रित किया है। और हेनरी फेयोल जो है वो किस पर ध्यान केंद्रित किया है, श्रमिक पर ना देखे, उस पे पूरे संगठन पर ध्यान केंद्रित किया। मतलब एक व्यक्ति को ना देख के
पूरे व्यक्ति को, ये जो है एक व्यक्ति मतलब श्रमिक को, ठीक है। और ये जो है एफडब्ल्यू टेलर किसको, पूरे संस्था को मतलब संगठन को पर ध्यान केंद्रित किया है। इतना क्लियर हो गया। फिर दूसरा देखते हैं आदेश की एकता। तो आदेश की एकता का उल्लंघन होता है इसमें। कैसे उल्लंघन होता है ये समझते हैं, ठीक है। आदेश की एकता का उल्लंघन, क्योंकि ये जो है श्रमिक पर ध्यान केंद्रित किया गया था, तो श्रमिक जो है आदेश की एकता का उल्लंघन करता है। कैसे उल्लंघन करता है, क्योंकि श्रमिक जो है एक व्यक्ति के अंडर में काम नहीं करता है, उसके ऊपर अधिकारी 4 से 5 व्यक्ति रहते हैं, ज्यादा से एक व्यक्ति के अंदर काम नहीं करेगा। उसका जो रहता है, क्या बोल सकते हैं उसको, मेन जो सचिव हो गया या और कुछ हो गया, उसके बड़ा पद रहता है, उससे बड़ा पद रहता है, ऐसे उसके अंदर में काम करता है वो, ठीक। तो जैसे ठेकेदार बोल सकते हैं। इसमें आदेश की एकता में क्यों उल्लंघन होता है, जो कि काम करने वाला जो श्रमिक है वो अपने ठेकेदार का बात मानेगा, उससे बड़े और रहता है उससे बात मानेगा, उसका भी बात मानेगा, तो वो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। क्योंकि श्रमिक के पास आता है कोई, उसका मैनेजर आएगा, बोलेगा ये काम करना है, उससे बड़ा पोस्ट वाला अधिकारी या सेठ आ जाता है, फिर बोलता है इसको ये काम करना है। अब वो कंफ्यूजन हो जाता है कि ये काम करे कि ये काम करे, इसलिए क्या होता है, आदेश की एकता का उल्लंघन होता है। किसमें आदेश की एकता का उल्लंघन होता है, एफडब्ल्यू टेलर में। लेकिन फेयोल ने इस संबंधी का सख्ती से पालन किया है, मतलब आदेश की एकता का उल्लंघन नहीं होता है। किसमें उल्लंघन नहीं होता है, हेनरी फेयोल में। और इसमें आदेश की एकता का उल्लंघन होता है, क्योंकि श्रमिक जो है एक ही समय में 8 विशेषज्ञ का निरीक्षण में काम करते हैं। फिर है लागू होना, चौथा नंबर पॉइंट है लागू होना। टेलर की तकनीकों को विशेष स्थितियों में लागू किया जाता है, मतलब इसको हर परिस्थिति में लागू नहीं किया जाता है, इसको विशेष परिस्थितियों में ही लागू किया जाता है। एफडब्ल्यू टेलर को की जो सिद्धांत है उसको विशेष परिस्थितियों में, लेकिन फेयोल के सिद्धांत सार्वभौमिक होता है, मतलब सार्वभौमिक मतलब हर सभी जगह पर उसको लागू किया जा सकता है। इसको विशेष परिस्थितियों में ही लागू करेंगे टेलर के सिद्धांत को, और इसको हर जगह पर लागू किया जा सकता है, ये सार्वभौमिक होता है। फिर है मानव तत्व, पांचवा नंबर पॉइंट है मानव तत्व। तो मानव तत्व में टेलर ने मानव तत्व की तुलना में उत्पादन वृद्धि को अधिक महत्व दिया है। मतलब मानव तत्व के अंदर बताया गया जो टेलर है, मनुष्य की तुलना में, अगर मनुष्य के साथ अगर तुलना किया जाए तो उत्पादन को ज्यादा महत्व दिया है, ठीक है। मानव तत्व की तुलना में उत्पादन में वृद्धि को अधिक महत्व दिया, मतलब ये उत्पादन को ज्यादा दिया, मनुष्य को ध्यान नहीं दिया है। मनुष्य जैसा भी हो, जैसा भी काम करे उससे मतलब नहीं, लेकिन उत्पादन अधिक होना चाहिए, ठीक। लेकिन इसमें फेयोल ने समता का सिद्धांत, पहल क्षमता का सिद्धांत, कार्यालय में स्थापित जैसे सिद्धांत मानव तत्व को महत्व दिया है। मतलब ये मानव तत्व को महत्व नहीं दिया है, ये उत्पादन को महत्व दिया। टेलर जो है किसको महत्व दिया है, उत्पादन को अधिक महत्व दिया, मनुष्य को महत्व नहीं दिया। लेकिन फेयोल ने जो है मनुष्य को महत्व दिया है। फेयोल ने समता का सिद्धांत, पहल क्षमता का सिद्धांत, कार्यालय में स्थापित जैसे सिद्धांत मानव तत्व को महत्व दिया है। फिर लास्ट है इसमें रचना का आधार। तो ये व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर होता है, ठीक है। और ये जो है अवलोकन एवं परीक्षण के आधार पर होता है, ठीक। व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर मतलब व्यक्ति को जितना भी अनुभव है उसी के आधार पर इसको किया जाता है। रचना का आधार के अंदर व्यक्तिगत अनुभव होता है और ये अवलोकन एवं परीक्षण होता है। ये प्रश्न भी हमारा कंप्लीट हो गया। आइए हम इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 3rd नंबर क्वेश्चन, जो हमारा भर्ती के आंतरिक स्रोत है। और 4th नंबर क्वेश्चन देखेंगे भर्ती के बाह्य स्रोत। भर्ती के आंतरिक स्रोत और भर्ती के बाह्य स्रोत के बारे में जानने वाले हैं। हमारा तीसरा प्रश्न था भर्ती के आंतरिक स्रोत, और चौथा प्रश्न है भर्ती के बाह्य स्रोत। ये भी मोस्ट टाइम क्वेश्चन है। तो अगर आप आंतरिक स्रोत भी आ सकता है, बाह्य स्रोत भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। तो अगर आप आंतरिक स्रोत समझोगे और बाह्य स्रोत समझोगे तो आप आसानी से लिख सकते हो। और इन दोनों में अंतर भी आ सकता है, आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत में। अगर ये आंतरिक स्रोत क्या होता है और बाह्य स्रोत क्या होता है, अगर आप समझ जाओगे तो अंतर भी आप आसानी से समझ के लिख सकते हो। तो आइए हम भर्ती के आंतरिक स्रोत पहले समझते हैं, उसके बाद भर्ती के बाह्य स्रोत क्या होता है ये समझेंगे। भर्ती तो जानते होंगे आप लोग क्या होता है। जब जैसे कोई जगह में आपको कंपनी है, उस कंपनी में आपको क्या करना पड़ता है,
जैसे कर्मचारी की आवश्यकता है, तो कर्मचारी की आवश्यकता रहता है तो क्या होता है, वो भर्ती करते हैं, वैकेंसी वगैरह निकालते हैं ना, तो वही वैकेंसी निकाला जाता है तो क्या होता है, भर्ती होता है। भर्ती की जो प्रक्रिया, तो अर्थ आप मैं नेक्स्ट वीडियो में और बता सकता हूँ। इस वीडियो में केवल हम भर्ती के आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत क्या होता है ये समझते हैं, भर्ती क्या होता है ये चीज, ठीक है। तो भर्ती के आंतरिक स्रोत के अंतर्गत है पहला पॉइंट स्थानांतरण, ठीक है, स्थानांतरण। जैसे स्थानांतरण मतलब ये होता है, आंतरिक स्रोत है पर देख रहे हैं ना, भर्ती के आंतरिक स्रोत, तो भर्ती जो है इसमें ऑलरेडी पहले से ही भर्ती हो चुका है, ठीक है, और भर्ती नहीं होता है पहले से। जैसे आपकी स्कूल टीचर है, मान के चलो स्कूल टीचर पहले से भर्ती हो चुके हैं, मतलब वो टीचिंग में आ चुके हैं, टीचर बन चुके हैं। अब उसको स्थानांतरण कर दिया जाता है एक स्कूल से दूसरे स्कूल में, ठीक है। उसका जो है, जैसे आपके स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं आपके टीचर, अब उसका स्थानांतरण हो जाता है दूसरे स्कूल में, तो दूसरे स्कूल में भी वही पढ़ाएंगे, बस उसका स्थानांतरण हुआ है, जगह का ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। मतलब जब किसी कर्मचारी को उसके पद के अनुरूप, उसके पद के अनुरूप मतलब जैसे आपके टीचर जहां यहाँ कॉमर्स पढ़ाते थे तो दूसरे स्कूल में भी जाएगा तो भी वो कॉमर्स पढ़ाएगा, बस वो जगह का चेंज होता है, ठीक है। तो पद के अनुरूप जब किसी कर्मचारी को पद के अनुरूप, पद के लिए एक स्थान के, उसी पद के लिए ना, जो पद में है उसी पद के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको भेज दिया जाता है, भेजा जाता है, उसे ही हम क्या कहेंगे, स्थानांतरण कहता है। स्थानांतरण कौन सा स्रोत होता है, हमारा आंतरिक स्रोत होता है। मतलब इसमें किसी और नए व्यक्ति को भर्ती नहीं होता है, मतलब पहले से जो भर्ती है, पहले से जो कर्मचारी काम कर रहा है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता है वही काम करने के लिए, मतलब जिस जगह में वो काम कर रहा है, जो काम कर रहा है वही काम दूसरे जगह में जाके वो करेगा, उसके पद के अनुरूप उसी कार्य के लिए भेजा जाता है, उसे ही क्या कहेंगे हम, स्थानांतरण कहेंगे। दूसरा टॉपिक देखते हैं, इसमें हमारा क्या होता है, पदोन्नति, पदोन्नति, ठीक है। तो पदोन्नति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रमोशन कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रमोशन। जैसे अभी मैं एग्जांपल दिया था आपकी स्कूल टीचर का, तो स्कूल टीचर जो है जिस स्कूल में पढ़ा रहा है उस स्कूल को छोड़ के दूसरे स्कूल में जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, उसको बोला जाता है स्थानांतरण। अब प्रमोशन, जैसे मान के चलो पहले आपके टीचर जो है मिडिल में पढ़ाते थे, अब उसको हाई में पढ़ाने के लिए मौका मिलता है, तो क्या हुआ, उसका प्रमोशन हुआ। प्रमोशन को क्या बोलते हैं, पदोन्नति, ठीक है। तो जैसे जब कर्मचारी को जो कि संगठन में पहले से ही कार्यरत है, मतलब पहले से ही काम कर रहा है जिस संगठन में वो पहले से ही कार्यरत है, उन्हें अनुभव के आधार पर, वरिष्ठता के आधार पर या योग्यता के आधार पर उसको पदोन्नत किया जाता है। अब पदोन्नति प्रमोशन कैसे मिलेगा, उसका अनुभव अच्छा रहेगा, काम किया इतने दिनों से और अच्छा काम किया तो अनुभव हुआ, अच्छा हुआ, या उसका कार्य जो है अच्छा था। वरिष्ठता मतलब वो, वरिष्ठता का मतलब होता है पुराना हो गया, ठीक है, मतलब काम में जैसे 5 साल 10 साल हो गया तो उसको क्या किया जाता है, प्रमोशन कर दिया जाता है। या उसकी योग्यता के अनुसार, या उसके पास डिग्री ज्यादा है, जैसे मान के चलो उसके पास पहले 12th लेवल तक का डिग्री था, अब उसके पास कंप्लीट है, यूजी का है, पीजी का डिग्री है, कॉलेज की डिग्री है, तो योग्यता ज्यादा होगा उसको, तो ऐसी स्थिति में उसे क्या किया जाता है, पदोन्नति किया जाता है, तो ये क्या होता है, प्रमोशन, ठीक है। तो प्रमोशन 2-3 प्रकार से के आधार पर किया जाता है, एक तो या तो वरिष्ठता के आधार पर, मतलब पुराना हो गया इसलिए, या तो उसकी योग्यता के आधार पर, या उसके अनुभव के आधार पर उसको क्या किया जाता है, पदोन्नत किया जाता है। तीसरा टॉपिक देखते हैं हम, तीसरा टॉपिक होता है अतिरेक कर्मचारी का समायोजन, अतिरेक कर्मचारी का समायोजन, ठीक है, अतिरेक कर्मचारी का समायोजन था ये। अब इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ, एक ध्यान से समझना, फिर ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। जैसे मेरे पास 2 संस्था है, 2 संस्था है, मतलब एक 2 ऑफिस है। अब मेरे एक ऑफिस में 20 कर्मचारी है, पहला ऑफिस में, और दूसरे ऑफिस में मान के चलो 5 ही कर्मचारी काम करने वाला, ठीक, और दोनों जगह सेम काम होता है। तो अब क्या करेंगे हम, पहले ऑफिस में 20 था, सेकंड में 5 है, तो पहले में तो ज्यादा हो गया, ज्यादा कर्मचारी है, तो पहले के कर्मचारी, पहले ऑफिस के कर्मचारी को मैं दूसरे ऑफिस में उसको क्या करूंगा, समायोजित करूंगा, निकालूंगा नहीं, मतलब दूसरे ऑफिस भी
में मुझे जरूरत है, कर्मचारी की जरूरत है, तो पहले में ज्यादा कर्मचारी पहले ऑफिस में, तो पहले ऑफिस के कर्मचारी को मैं दूसरे ऑफिस में क्या करूंगा, स्थानांतरण करूंगा, हस्तांतरण करूंगा कि दूसरे ऑफिस में जाके आप काम करो। तो वही क्या कहलाता है, अतिरिक्त कर्मचारी का संयोजन करना। मतलब जो एक्स्ट्रा कर्मचारी था, अतिरिक्त मतलब अधिक, अधिक कर्मचारी था, उसको हम जहां हमारे संस्था में कम कर्मचारी है वहां उसको संयोजित करते हैं, तो वही क्या कहलाता है हमारा अतिरिक्त कर्मचारी का संयोजन। तो जब किसी कारणवश संगठन की किसी एक इकाई में, जो संगठन है जैसे बताया ना, तो संगठन की किसी एक इकाई में कर्मचारी की संख्या आवश्यकता से अधिक हो जाता है, तो उन अतिरिक्त कर्मचारियों को संगठन की दूसरी इकाइयों में जहां कर्मचारी की संख्या कम है अंतरित कर दिया जाता है। अंतरित मतलब हस्तांतरित कर दिया जाता है। इसे ही अतिरिक्त कर्मचारी का संयोजन कहा जाता है। फिर है हमारा चौथा नंबर पॉइंट, इसमें 4 पॉइंट, एक और पॉइंट देख लेते हैं, अस्थायी अलगाव। अस्थायी अलगाव, अस्थायी अलगाव का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। अस्थायी अलगाव मतलब ये होता है, जैसे मेरे पास एक संस्था चला रहा हूं मैं, अब मैं सीजनेबल चलाता हूँ। सीजनेबल मतलब आप लोग को समझ में नहीं आएगा, तो एक ऐसे ही कॉमन शब्दों में बता देता हूँ। सीजनेबल मतलब तो सीजन के आधार पर, जैसे मैं कुछ गर्मियों के मौसम के आधार पर ही काम चलाता हूँ या ठंडियों के आधार पर चलाता हूँ, तो सीजनेबल होता है, तो सीजन के आधार पर चलता है। तो हर सीजन में नहीं चलता, पूरा 12 महीने नहीं चलता, कुछ महीने 12 महीने में 5 महीने 6 महीने ही अच्छा से चलता है, ठीक। तो ऐसा व्यापार है, मेरा संस्था है, तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी अधिक लगेगा मुझे। अब जैसे मान के चलो मैं कृषि वाला काम करता हूँ, तो कृषि वाला जैसे मशीन वगैरह बनाता हूँ, तो मशीन वगैरह बनाते हैं तो उसमें क्या होता है 6 महीने ही काम चलता है, जब तो 6 महीने काम बंद रहता है, तो 6 महीने में कर्मचारी अधिक चाहिए। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, अधिक कर्मचारी ले लिए रहते हैं ना, तो उसको जब काम कम हो जाता है तो उसको बिठा दिया जाता है। कर्मचारी जो एक्स्ट्रा था, ज्यादा अधिक था, उसको पूरा बंद नहीं किया जाता है। काम कम हो गया तो कुछ महीने के लिए, 1 महीने 2 महीने के लिए उसको बंद करा दिया जाता है, बिठा दिया जाता है, वही क्या कहलाता है, अस्थायी अलगाव कहलाता है। फिर जब काम ज्यादा आएगा फिर उस कर्मचारी को फोन करके या कैसे भी करके कॉन्टेक्ट करके उसको बुला लिया जाता है, वही क्या कहलाता है हमारा अस्थायी अलगाव कहलाता है। मतलब काम कम रहने की वजह से उस कर्मचारी को कुछ समय के लिए बंद करा दिया जाता है, फिर काम अधिक आने पर, फिर से काम चालू होने पर उस कर्मचारी को वापस बुला लिया जाएगा, उसको क्या कहलाता है, अस्थायी अलगाव कहेंगे। ठीक है, 4 पॉइंट। इसमें क्या बोला गया, देखो, जब संगठन में कार्य की कमी हो जाती है तब नियोक्ता द्वारा कुछ समय के लिए कर्मचारी को कार्य से हटा दिया जाता है और इसे अस्थायी अलगाव कहते हैं। नियोक्ता द्वारा हटाए गए कर्मचारी को यह आवश्यक आश्वासन दिया जाता है कि जब भी संस्था में काम उपलब्ध होगा तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी। तभी बताया था ना मैं, संस्था में काम कम हो जाने पर उसको बिठा दिया जाता है, बंद करा दिया जाता है, और उसको ऐसा आश्वासन दिया जाता है कि काम में, संस्था में जैसे ही काम आएगा आपको बुला लिया जाएगा, वही क्या कहलाता है, अस्थायी अलगाव कहलाता है। फिर है 5वां नंबर पॉइंट है सेवा वृद्धि। सेवा वृद्धि, ठीक है। तो सेवा वृद्धि मतलब होता है, कई बार अपने सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी की सेवा में एक निश्चित अवधि के लिए वृद्धि करके भी उन्हें संस्था में रोक सकती है। ऐसे कर्मचारी को अन्य रिक्त पद वाले पदों अथवा उन्हीं के पदों पर नियुक्त किया जाता है। तो इसका मतलब ये होता है, जैसे अवकाश ग्रहण करने वाले कर्मचारी, जैसे कोई कर्मचारी ऐसे होता है जो अवकाश ग्रहण करने वाला है, जैसे 55 साल 60 साल होने वाला है और उसकी अवकाश ग्रहण होने वाला है, रिटायरमेंट होने वाला है, तो ऐसी स्थिति में उसको बोला जाता है कि आप 1-2 साल और काम कर लो, तो उसकी सेवा में क्या कर दिया जाता है, वृद्धि कर दिया जाता है। इतना जल्दी रिटायरमेंट मत लो, अभी और काम कर सकते हो आप, तो 2-3 साल और काम कर लो, ऐसे ही उससे सेवा कार्य में वृद्धि कर दिया जाता है, वो क्या कहलाता है, हमारा सेवा वृद्धि कहलाता है। नेक्स्ट नंबर पॉइंट देखते हैं, 6 नंबर पॉइंट है आपका, क्योंकि 6 नंबर में भी आ सकता है इसलिए 6 पॉइंट देख लेते हैं। तो जबरी छुट्टी पर भेजे गए कर्मचारी को वापस काम पर बुलाना, क्या होता है, जबरी छुट्टी। 6 नंबर पॉइंट है, जबरी छुट्टी पर भेजे गए कर्मचारी को वापस बुलाना, कर्मचारी को वापस बुलाना। इसमें क्या लिखोगे, देखो, जबरी छुट्टी पर भेजे गए कर्मचारी को वापस बुलाना का मतलब ये होता है, जबरी छुट्टी से आशय कार्य के अभाव में
कच्चे माल के अभाव में अथवा अन्य कारणों से कर्मचारी को अस्थायी तौर पर काम से हटाना। स्थिति के सामान्य होने पर जब कर्मचारी की मांग बढ़ जाती है तो ऐसी स्थिति में जबरी छुट्टी पर भेजे गए कर्मचारी को पुनः काम पर बुला लिया जाता है। मतलब ऐसे होता है, कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जो अपने काम में परिपूर्ण नहीं होते हैं तो उसको काम से हटा दिया जाता है। ठीक है, मतलब आपको काम का, अब काम तो ज्यादा है नहीं संस्था में, अब काम ज्यादा नहीं है तो जो कर्मचारी जो अच्छे से काम नहीं कर पाते उसको क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। मतलब वो जबरन की छुट्टी दे दिया जाता है उसको, उसीलिए उसको बोला गया जबरी छुट्टी। ठीक है, जबरन का उसको क्या कर दिया जाता है, छुट्टी दे दिया जाता है कुछ बहाना करके। और ऐसी स्थिति में फिर से काम आ जाता है, जब काम ज्यादा आ जाता है, जैसे सीजनेबल वाला बताया, जब काम ज्यादा आ जाता है, अधिक उत्पादन करना है, तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति को जबरदस्ती में बिठाया गया था उसको वापस बुला लिया जाता है कि आप काम पर आ जाओ, काम ज्यादा आ गया है। ठीक है, तो वो होता है जबरी छुट्टी पर भेजे गए कर्मचारी को वापस बुलाना। तो ये था हमारा आंतरिक स्रोत, भर्ती के आंतरिक स्रोत, मतलब भर्ती हो गया था उसके बाद क्या क्या होता है वो था आंतरिक स्रोत। अब हम देखते हैं भर्ती के बाह्य स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, भर्ती के बाह्य स्रोत का वर्णन कीजिए। 4 नंबर प्रश्न अलग आ सकता है। तो अब भर्ती के बाह्य स्रोत के बारे में समझते हैं। तो पहला नंबर पॉइंट है हमारा भर्ती के बाह्य स्रोत के अंतर्गत, सबसे पहला पॉइंट है सेवानिवृत्त सैन्य कर्मचारी। सेवा निवृत्त सैन्य कर्मचारी, ये हमारा पहला पॉइंट। ठीक है, तो इसमें क्या लिखोगे, सेवानिवृत्त सैन्य कर्मचारी, मिलिट्री में कार्यरत कर्मचारी को सेवानिवृत्ति आयु कम होने के कारण प्रबंधक इन्हें भर्ती करना पसंद करते हैं, क्योंकि ये बहुत मेहनती होते हैं और निष्ठावान होते हैं और अनुशासन प्रिय होते हैं। तो इसका मतलब ये बताया गया है, देखो बात स्रोत के अंतर्गत, जैसे सरकारी कर्मचारी जानते हो, मिलिट्री वाला, तो मिलिट्री की जो काम जो रहता है ना, कुछ ही समय के लिए होता है, ज्यादा समय के लिए होता है, उसके बाद उसको रिटायरमेंट बहुत जल्दी हो जाता है, अवकाश ग्रहण जल्दी हो जाता है। तो अवकाश ग्रहण हो जाने के पश्चात, अब वो ऐसे तो नहीं कि उसका एज काफी बचा रहता है, ठीक है, जल्दी से उसका अवकाश ग्रहण हो जाता है। तो इस ऐसी स्थिति में वो अब सरकारी का नौकरी लगने के बाद वो उसका अवकाश ग्रहण हो गया था, काम करके आ गया था, अब वो खाली पीली थोड़ी ना बैठे रहेगा, इतना अब एज पूरा उसका बचा है ना, काम करने की उम्र बचा है। तो ऐसी स्थिति में जब वो काम करने के लिए फिर से काम ढूंढने के लिए जाएगा, तो ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले प्राथमिकता दिया जाता है। क्यों प्राथमिकता दिया जाता है, क्योंकि जो सैन्य का जो मिलिट्री वाले जो व्यक्ति रहते हैं सरकारी कर्मचारी, वो अपने कार्य में के प्रति लगन उसका अधिक रहता है, निष्ठावान रहते हैं। ठीक है, इसलिए मेहनती होते हैं, निष्ठावान होते हैं और अनुशासन प्रिय होते हैं, इसलिए उस व्यक्ति को पहले प्राथमिकता दिया जाता है जो मिलिट्री संगठन से आए रहते हैं। इसलिए सेवानिवृत्त सैन्य कर्मचारी मतलब अवकाश ग्रहण किए हुए कर्मचारी को पहले प्राथमिकता दिया जाता है काम करने के लिए। फिर है उसके बाद है भूतपूर्व कर्मचारी की पुनर्नियुक्ति। सेकंड पॉइंट है भूतपूर्व कर्मचारी, भूतपूर्व कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति। पुनर्नियुक्ति अब इसमें हम क्या समझेंगे, तो देखो अगर ये पॉइंट समझ में आएगा तो ये पॉइंट भी समझ में आएगा, पहला पॉइंट अगर क्लियर होगा तो सेकंड पॉइंट भी समझ में आएगा आपको। तो देखो क्या बोला है, ऐसे कर्मचारी जो छंटनी के परिणाम स्वरूप निकाल दिए जाते हैं या स्वयं किन्हीं कारणवश काम छोड़कर गए थे परंतु अब कार्य करने के इच्छुक है, और ऐसे कर्मचारी को पुराना रिकॉर्ड यदि अच्छा हो तो नए कर्मचारी की तुलना में इन्हें रखना लाभप्रद होता है। तो जैसे एक संस्था है, संगठन या संस्था या कंपनी जो भी है, उसमें पहले से वह कर्मचारी काम कर चुका है और काम कर चुका है, तो किसी कारण वह छटनी हुआ तो उस व्यक्ति को क्या कर दिया गया था, बिठा दिया गया था, उसको वहां से निकाल दिया गया है। और ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति काम करना चाहता है, फिर से बाद में काम करना चाहता है, कुछ साल बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, तो उस व्यक्ति को पहले प्राथमिकता दिया जाएगा अगर उसकी जो है उसका रिकॉर्ड देखा जाए, पुराना रिकॉर्ड देखा जाए, उसका अच्छा था लेकिन कंपनी में काम नहीं था इसलिए उसको निकाल दिया गया था। ठीक है, लेकिन उसका रिकॉर्ड तो अच्छा था, वो काम अच्छा करता था, अब काम कम की वजह से उसको निकाल दिया गया था। ऐसी स्थिति में और वो काम करने के लिए फिर वापस जाता है पुराना वही, और उसका वो इच्छुक है वो काम करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में उस कर्मचारी को रखने में क्या होगा, लाभप्रद होगा,
क्योंकि अन्य कर्मचारी को रखेंगे तो वो काम सिखाना पड़ेगा, लेकिन वो कर्मचारी जो है वही काम सीख चुका है और वो कर्मचारी जो है अपने से इच्छा रखता है कि काम करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में ऐसे कर्मचारी को रखा जाता है। तो सेकंड नंबर पॉइंट क्लियर होगा। थर्ड नंबर पॉइंट में है आपका वर्तमान कर्मचारी के मित्र तथा रिश्तेदार। वर्तमान कर्मचारी के मित्र तथा, अगर वो काम करने की इच्छा रखता है, क्योंकि नया कर्मचारी लेने से वो काम उसको सिखाना पड़ेगा, लेकिन वो पहले से सीखा सुखा है, इसलिए उसको पूर्ण नियुक्ति किया जाता है। फिर उसके बाद तीसरा नंबर टॉपिक में था वर्तमान कर्मचारी के मित्र और रिश्तेदार। मतलब कर्मचारी जो काम कर रहा है उसको बोला जाता है कि अपने फैमिली मेंबर या किसी मित्र जो आपकी जान पहचान होगा उसको ला लो, अगर योग्य होगा तो हम उसको रख लेंगे। फिर परिसर भर्ती का मतलब होता है विज्ञापन निकाला जाता है। परिसर भर्ती मतलब क्या होता है, विज्ञापन निकाला जाता है और विज्ञापन के आधार पर देख के जो इच्छुक व्यक्ति रहते हैं उसी विज्ञापन के आधार पर अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हैं। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात उन्हीं आवेदन में से छंटनी किया जाता है और छंटनी करने के पश्चात जो योग्य होगा उसको भर्ती करा लिया जाता है। वो क्या कहलाता है, परिसर भर्ती कहलाता है। ठीक है, जैसे कंपनी जो है विज्ञापन निकालेगा कि हमें इतने पद, जैसे मान के चलो हमारे कंपनी में 500 पद कर्मचारी की आवश्यकता है, जिस इच्छुक होंगे वो इतने तारीख तक अपना आवेदन प्रस्तुत करें, तो आवेदन देखेंगे विज्ञापन करने के बाद अब वो क्या करेंगे, जो कर्मचारी है वो अपना आवेदन पत्र जमा करेंगे, इसको रिज्यूम बोलते हैं, बायोडाटा से बोलते हैं, उसको जमा करेंगे। उसके आवेदन पत्र के आधार पर क्या होता है, उसको जांच किया जाता है कौन योग्य है कौन योग्य नहीं है, इंटरव्यू वगैरह लेके उसके बाद उसका भर्ती कराया जाएगा, वो कहलाता है हमारा परिसर भर्ती। फिर है आपका पांचवा, इसमें भी 6 पॉइंट देखेंगे हम, क्योंकि 6 पॉइंट 6 नंबर में आ सकता है, इसलिए 6 पॉइंट। फिर शिक्षण संस्था तथा तकनीकी संस्था द्वारा। तो जैसे अभी फिर से भर्ती करना है तो बता दिया था, 4 टॉपिक बता दिया, एक तो विज्ञापन देखेंगे। अब ये 5 टॉपिक ये है, ना तो अपने वर्तमान में जो कर्मचारी है उसको बोल रहे हैं, ना विज्ञापन निकाल रहे हैं, ना ऐसे। तो एक शिक्षण संस्था होता है जो जहाँ जैसे कोई स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, या और कोई शिक्षण संस्था या तकनीकी संस्था, वहां जाते हैं और बोलते हैं कि हमें जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत है, तो कहीं भी जो कंप्यूटर सिखाने वाले जो संस्था होता है वहां चले जाएंगे और बोलेंगे कि हमें 10 कर्मचारी चाहिए, आपके पास अगर कोई कंप्यूटर सीखा वाला व्यक्ति होगा तो आप हमें बताइए, हमारे ऑफिस में भेज दीजिए जो योग्य होगा। तो वो डायरेक्टली शिक्षण संस्था से कांटेक्ट करते हैं या तकनीकी संस्था के द्वारा, और उसका भर्ती करा लिया जाता है। कोई विज्ञापन नहीं निकाला जाता है, जो आपके स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, बोला जाता है, और ये होता है तकनीकी संस्था या विज्ञापन संस्था, शिक्षण संस्था के द्वारा। नेक्स्ट नंबर है विज्ञापन द्वारा। तो विज्ञापन द्वारा के मतलब यह है, जैसे टीवी में, टेलीविजन में, रेडियो में, न्यूज़पेपर में, अखबार में क्या किया जाता है, विज्ञापन किया जाता है। उसी विज्ञापन के आधार पर उसका भर्ती किया जाता है। ठीक है, वो कहलाता है विज्ञापन द्वारा। या इंटरनेट के माध्यम से, किसी और माध्यम से विज्ञापन करा के उसका भर्ती कराया जाता है, वो होता है विज्ञापन द्वारा। ये तो हो गया हमारा। इस वीडियो में हम 4 प्रश्न देखे हैं। एक तो पहला प्रश्न देखे हैं अंतर समय अध्ययन और गति अध्ययन में। दूसरा प्रश्न भी देखे हेनरी फेल और एफ.डब्ल्यू. टेलर में सिद्धांत में अंतर देखे थे। तीसरा प्रश्न देखे भर्ती के आंतरिक स्रोत, और चौथा प्रश्न देखे भर्ती के बाह्य स्रोत। और 4 प्रश्न और देखने वाले थे हम इसमें, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं इस 4 प्रश्न के लिए आपका नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ, जो मोस्ट एमपी है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को भी समझ में आया होगा, आप नेक्स्ट वीडियो के लिए इच्छुक होंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो में कुछ ना कुछ कमेंट करके जाइए आप। और अगर आपको और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप उस पर इस वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।